हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डिजीज वाला जो चैप्टर पढ़ लिया हम लोग अभी तक बायोलॉजी में, मानव रोग का। उसमें आज हम लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। यह क्वेश्चन जो बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित है। ठीक है। और आपको पहले बताया कि आरआरबी एनटीपीसी से लेने के संबंधित इसलिए है कि एक तो रेलवे का जो प्रीवियस का क्वेश्चन देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। दूसरा, इसका क्वेश्चन बेसिकली जो है ना एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी अलग, इसके अलावा जो और भी कोई सिविल सर्विसेज के जैसे पीएससी यूपीएससी जैसे या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एसएससी ग्रेजुएशन लेवल या एमटीएस इस सब के लिए भी ये जो है फायदेमंद होगा। ठीक है। तो आज हम लोग मानव रोग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है आज हम लोग ये प्रीवियस का जो क्वेश्चन है ये करेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। ठीक है। तो आप लोग आराम से धीरज बना के धैर्य से इसको देखिएगा। इसका हर पॉइंट जो है आपको कुछ नया सीख देगा। ठीक है। आप जो वहाँ थ्योरी क्लास में पढ़े हैं वो, उसमें कुछ कभी कभी होता है कि थ्योरी क्लास में कुछ चीज छूट जाता है, रह जाता है, तो वो सब क्या होता है, क्वेश्चन जब प्रीवियस करते हैं तो उसमें से क्लियर होते जाता है। ठीक है। जैसे हम जो है थ्योरी क्लास कराए हैं तो वायरल डिजीज जो भी न्यू डिजीज है उसके बारे में नहीं पढ़ाए हैं। जैसे कोविड 19 के बारे में नहीं बताए हैं आप लोगों को। ठीक है। या जीका वायरस के बारे में नहीं बताए हैं। ठीक है। ये निपा वायरस है ये नहीं बताए हैं। ठीक है। खैर, या सार्स के बारे में नहीं पढ़ाए हैं। तो वैसे एक चीज ये जान लीजिए, जितना भी चीज अभी लेटेस्ट में जो भी बीमारी आ रहा है वो जनरली वायरल होता है, माने वायरस से होने वाला है। जैसे कोविड भी वायरस से हो रहा था, जीका भी जीका वायरस से, निपा निपा वायरस से, और सार्स तो सार्स वायरस से हो रहा है। ठीक है। ये तो कॉमन बात होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेटेस्ट में जो बीमारी हो रहा है वो इन्फेक्शियस है, माने संक्रामक है। और जो है किससे हो रहा है, वो वायरस से हो रहा है। ठीक है। और यह जो एपिडेमिक मतलब बहुत जानलेवा होता है। हम लोग देखे लिए, इसको झेले हैं हमने। ठीक है। तो उसके बारे में भी कुछ बात अभी यहाँ पर आ जाएगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर सोलो वीडियो लगे या लंबा लगे तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का शुरू होता है। आपको कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित था? तो आपको एचआईवी का फुल फॉर्म बताए थे, आपको एचआईवी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से डी आंसर, रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा। अगर बॉडी में एचआईवी के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है, ब्लड टेस्ट में पाया जा रहा है, तो समझें कि हाँ वह व्यक्ति जो है क्या है, 1 वर्ष पहले से ही उसमें जो है एचआईवी का वायरस आ चुका है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के रक्त से एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा पता चलेगा कि यह व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी द्वारा संक्रमित हुआ है या नहीं। एचआईवी का फुल फॉर्म देखिए क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक रेट्रोवायरस है जो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र माने इम्यून सिस्टम विफल माने खत्म होने लगता है। और इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति जो है क्या होता है, उसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन है? तो प्रोटीन है आवश्यक, वो किस में होगा, वो मेरे ख्याल से दाल में होना चाहिए अगर प्रोटीन का बात करते हैं तो। ठीक है। चलिए, ये इसका आंसर होगा। से जितना भी दलहन चीज है, जो भी दलहन हम लोग देते हैं, दाल, सोयाबीन, इस तरह का मटर, ये सब में प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा यौन संचालित रोग विषाणु जनित है? अब देखिए, विषाणु जनित, विषाणु रोग वाला एक वीडियो अलग से बना हुआ है। उसमें कौन सा विषाणु जनित है जो वो भी वो यौन संचालित होगा? तो देखिए, टीबी, तपेदिक जिसको बताया था, ये तो किससे होता है, ये होता है बैक्टीरिया से, तो होगा ही नहीं। ठीक है। ये सुजाक थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सिफिलिस है। और मस्सा है, तो सिफिलिस जो है ये होता है यौन से। यहाँ पर आंसर थोड़ा सा गलत मनसा के बारे में दे दिया है, लेकिन ये क्या है, सिफिलिस होना चाहिए इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पर। यहाँ दे दिया, वाट्स के कारण होता है, तो वाट्स वही मस्सा को ही कहते हैं। ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है। यहाँ पर दिया वाट्स विषाणु के कारण होता है, और वाट्स के यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिम्मेदार होता है। इस रोग में त्वचा पर मांसल या मटर के दाने के आकार का बम्प ऊपर आता है। चलिए, एड्स का कारण क्या है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, विषाणु है। ठीक है। एचआईवी से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो क्या होता है, खत्म होने लगता है। ठीक है। अब इसका एज सच कोई अभी तक उपचार नहीं उभर के आ पाया है। ठीक है। इसीलिए इससे बचना जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों में भी नहीं लड़ पाता जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? ये किस में नहीं हो पाएगा, एचआईवी, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
क्या सुरक्षित यौन संबंध ही एचआईवी के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। इसके अलावा और कई तरीका है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे संकर उपयोग, सुई का उपयोग नहीं करना, संक्रमित रक्त का आधान बने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड संक्रमित जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना, ये भी उसका उपाय है। नेक्स्ट, एचआईवी एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है। दिए गए कथनों में से कौन गलत है? तो गलत का हमको चुनना है। तो जब पढ़ेंगे इसको तो आंसर पता चलेगा कि ये वाला, मच्छरदानी का उपयोग करके एचआईवी संक्रमित मच्छर के काटने को रोका जा सकता है, तो ये जो गलत तरीका है। बाकी ये सब जैसे कान छिदवाना, एक्यूपंचर आदि के उपयोग के या उपकरणों को उपयोग से पहले भी संक्रमित करना, मैंने स्टरलाइज करना, ये सही है। क्योंकि उससे ब्लड टच होगा हमारे बॉडी का, ब्लड अगर संक्रमित रहेगा उसका वो उपकरण, तो उससे हमको एड्स हो सकता है। नेक्स्ट, दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचलन, विशेषकर सुइयों को सजा करने से रोकने में आज जिम्मेदारीपूर्ण यौन व्यवहार अपनाना। चलिए, नेक्स्ट आइए, यहाँ पर हम लोग एचआईवी फैलता है तो किससे फैलता है? ये खुले में रखे भोजन के सेवन से नहीं, दूषित रक्त के आधान से, तो ये होगा मैंने संक्रमित जो इन्फेक्शियस ब्लड है उसका जो हम लोग किसी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे किसी को एड्स हुआ है और वो किसी को ब्लड, दूसरे व्यक्ति को दे देता है ब्लड, तो जिस व्यक्ति को ब्लड दिया है उसको क्या हो जाएगा? एचआईवी से ग्रसित हो जाए। निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में एचआईवी संक्रमण नहीं होता है? तो एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने से नहीं होगा। बाकी रक्त आधान से होता है। एचआईवी पॉजिटिव अगर मां से पैदा हो बच्चा तो हो सकता है। दवाओं का अंतः से माने इंजेक्शन जो है लेने में, अगर वो इन्फेक्टेड अगर इंजेक्शन है तो उससे अगर सुई ले लिए तो, इंजेक्शन लिए तो हो सकता है। चलिए, जननांगी हर्पीस माने जेनाइटल हर्पीस संक्रमण खाली स्थान के कारण होता है। तो हर्पीस बीमारी आपको बताया कि वायरस के कारण होता है। ठीक है। और यह जो है क्या होता है? यह सिंपलेक्स वायरस जननांग दांत का कारण बनता है। शोधकर्ताओं का कहना है हर्पिस वायरस का आधुनिक संस्करण हजारों साल पहले चिंपैंजी से मनुष्यों में प्रसारित हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एचआईवी संचरण के बारे में ही है, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन गलत यही है कि मच्छर द्वारा एचआईवी काटने से नहीं फैलेगा, ये संचरित नहीं होगा। नेक्स्ट, हम इसको डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू में पढ़ दिए हैं, वही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इसमें भी लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण नहीं है? वायरस ही पूछ दिया सीधे कि कौन विषाणु नहीं। ठीक है। तो एचआईवी तो है, एंथ्रेक्स भी है, एड्स भी है, और फील पाँव माने ये हाथी पाँव। ठीक है। तो कौन है? तो कौन एचआईवी है? तो एचआईवी वायरस कौन है? ये है। एचआईवी वायरस ही कहते हैं। ठीक है। एड्स तो बीमारी का नाम है, एंथ्रेक्स भी बीमारी का नाम है। नेक्स्ट आइए, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है? तो कौन होगा? ये त्वचा का कैंसर होगा। यूवी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, यानी पराबैंगनी विकिरण के कारण जो है हमारे शरीर में, त्वचा में त्वचा कैंसर हो सकता है, जिसमें अब यूवी माने पराबैंगनी विकिरण जो है तीन तरह का है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ठीक है। और सबसे कम तरह जो है यूवी सी का होता है, उसके बाद यूवी बी का, फिर यूवी ए का। मानव आंख की कॉर्निया यूवी बी विकिरण को अवशोषित करती है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें पराबैंगनी विकिरण की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसके कारण कॉर्निया में सूजन आ जाता है। और इसे स्लो ब्लाइंडनेस से मोतियाबिंद कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रोग यौन संक्रामक रोग नहीं है? देखिए, यक्ष्मा टीबी जो है ना, ये जीवाणु से होता है, और ये यौन संक्रामक रोग नहीं। जबकि सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस ये यौन संक्रामक रोग है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एड्स के कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? एड्स से कौन सी प्रणाली? तो प्रतिरक्षा प्रणाली एड्स में सबसे ज्यादा प्रणाली प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? अब बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन बी वन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी वन की कमी से, और बी वन को ही थायमिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसमें क्या होता है? इसमें मांसपेशी जो है कमजोर हो जाता है। तो देखिए, इसका सी आंसर हो कमजोर पेशिका और निम्न ऊर्जा, ये इसका सी आंसर हो जाएगा। कभी आप लोग को विटामिन नहीं पढ़ाया गया है, बहुत जल्दी जो है जैव अणु बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसी में विटामिन और विटामिन का नाम, कितना तरह का विटामिन होता है, उससे होने कमी से होने वाली बीमारी, ये सब आपको बताया जाएगा। एचआईवी यौन संपर्क से क्यों फैलता है? तो विषाणुग्रस्त कण सुक्रिया पुटिका सेमिनल फ्लूइड्स में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए फैलता है। ठीक है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौन संचालित विषाणु जनित रोग है? अब यौन संचालित भी होना चाहिए, ठीक है, मैंने जेनेटल इन्फेक्शन भी होना चाहिए और वायरस से भी होना चाहिए। तो पीलिया मैंने जॉन्डिस, एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। तो इसमें यौन में कौन बेसिकली है? वो है एड्स। बाकी सब भी हो सकता है, ये भी होता है, लेकिन एड्स ज्यादा संचालित है, यौन संचालित विषाणु जनित। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? एच आई वी एड्स। एच आई वी एड्स देख लीजिए कितना ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ, बहुत हर चीज को आपको अच्छे से याद करना है, फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है। एच आई वी एड्स विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता है स्तनपान से, रक्त आधान से, यौन संपर्क से, हाथ मिलाने से। तो हाथ मिलाने से नहीं हो सकता है, बाकी सबसे हो सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो सर्वोत्तम उपाय है कि यौन क्रिया से बचना, यह इसका सर्वोत्तम उपाय होना चाहिए। ठीक है, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर ये बी मान रहा है, चलिए कोई बात नहीं। केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना चाहिए। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचा जाता है? तो ये एचआईवी में ऐसा होता है। ठीक है, एचआईवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, तो गलत यही है, बी सीधा डाल लीजिए। एचआईवी आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके आपके प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, तो ये गलत है। बाकी सब सही है, फिर बात पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, माने बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? तो एड्स तो वायरस से हो रहा है, सिफिलिस भी वायरस से, सुजाक भी वायरस से, तो क्षय रोग टीबी देखिए आपको बताए थे, इसका कोड भी बताए थे, डीपीटी और डबल टी। याद अगर है कि नहीं, तो डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, टीबी या टाइफाइड, ये तो पांच बीमारी आपको इसे याद रखना चाहिए कोड से। ठीक है, जो ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखिए। जीवाणु जनित रोग है ना, डिजीज फ्रॉम बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहिएगा तो हम मैक्सिमम जो जितना भी है बीमारी वाला वीडियो, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग इसको जरूर जाके देख लीजिएगा। अरे रिक्वेस्ट आपसे करना है कि जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको ये कंटेंट सब चीज़ जो है आप अच्छा ढंग से बहुत मेहनत करके जो है तैयार करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन जो है बहुत मोटिवेट करेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा यौन संक्रमण रोग विषाणु के कारण होता है? एड्स जो है, एड्स जो है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। अब चलिए एक क्वेश्चन आ गया, देखिए डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू होता है डेंगू वायरस के कारण। ठीक है, इधर चलिए, यस, डेंगू वायरस, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए तो डेंगू जो है ये संक्रामक बीमारी है, और ये एडिस इजिप्टी जो है, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ये फैलता है, संक्रमित होता है। ठीक है, और क्या, मच्छर जो है बेसिकली कहा जाता है कि दिन के टाइम में एक्टिव रहता है। चलिए कोई, अब मलेरिया देखिए परजीवी से होता है, पैरासाइट से, मतलब प्रोटोजोआ से होता है। हैजा जीवाणु से होता है, जीवाणु दिया हुआ है। पोलियो विषाणु से होता है, निमोनिया जीवाणु से, टिटनस जीवाणु से। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया है इसे। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण माने बैक्टीरिया के संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम है एंटीबायोटिक। इसका नाम एंटीबायोटिक। इसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। यह एक यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है और उसके विकास को रोकता है। क्लियर है। अब बाकी जो एंटीबायोटिक है, एनेस्थेटिक है और एंटीसेप्टिक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, आगे हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। एंटीसेप्टिक कहते हैं यह ऐसे दवाव हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसलिए कहीं पर कट फट जाता है तो जो ऑइंटमेंट लगाते हैं वो जनरली एंटीसेप्टिक होता है, कि जो कटा हुआ भाग है उसमें से वो, उसमें जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको बढ़ने से वो रोकते हैं, उसका ग्रोथ को वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर। नेक्स्ट आइए एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक जो है ज्वर हारी औषधि है, मतलब बुखार को, फीवर को कम करने वाला है।
जो ज्वरावस्था में प्रयुक्त करने पर शरीर के तापमान को कम करने और उसे पुनः साधारण अवस्था में लाने में हेल्प करता है। और एनेस्थेटिक कहते हैं संवेदनहीनता महसूस करने की स्थिति का अवरोधन अथवा अस्थायी रूप से हरण को प्रेरित करते हैं। मतलब ये जो है आपको क्या करना, बेहोश करना या संवेदनहीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेटिया एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया, जैसे किसी भी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होने वाला होता है या थोड़ा सा काट छांट की जरूरत पड़ता है सर्जरी का, तो फिर उसको जो है वहां पर एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया जाता है, तो एनेस्थेसिया लॉजी के बुलाया जाता है वहां पर। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाली स्थान से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयाघात के खतरे को कम करता है। अब WHO के मानक के अनुसार आपको काम को बताना है, तो ये है इसका आंसर डी। प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करने से उच्च रक्तचाप को क्या रोका जा सकता है, और इससे हृदय रोग और हृदयाघात जो है माने हार्ट डिजीज और हार्ट स्ट्रोक को जो है रोका जा सकता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से, अब नमक है तो नमक में होता है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसको ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है। अब है क्वेश्चन क्विनीन। मलेरिया की एक आम दवा है जो खाली स्थान वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। ये तो कई मतलब 40-50 बार विभिन्न एग्जामों में ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो यह जो है कुनैन एक पेड़ है, उसी के छाल से ये पाया जाता है। चलिए, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पैरासाइट या प्रोटोजोआ कह लीजिए उससे होता है। इसके इलाज के समय क्विनिन दवा का प्रयोग करते हैं, या कुनैन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये पहला बार एक बार पढ़ दिए हैं, अब आगे आएगा तो फिर हम उसको आंसर करके निकलते जाएंगे। चलिए, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है, तो कुनैन से होती है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होते थे, हेपेटाइटिस सी किसके कारण हो गया, विषाणु के कारण होता है ना। लीवर की किसी भी तरह की सूजन को संदर्भित करता है हेपेटाइटिस, और इसी को पीलिया रोग भी कहते हैं। इसमें वायरस के विभिन्न प्रकार A B C D E शामिल है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होते थे, जीवाणु से कौन होगी। बड़ी बात है, रेबीज, एथ्रेक्स और एड्स। तो एड्स तो वायरस से होती है, एंथ्रेक्स भी वायरस से होती है, और रेबीज भी किससे होगी, वो वायरस से होगी। तो बड़ी माता जो है ये होगी किससे, ये जीवाणु से। जीवाणु सुनने वाली बीमारियों के नाम देखिए यहाँ पर, आपको बोले ना बीमारियों के नाम, इसलिए हम कोड आपको बताएं। तो एक मिनट, एंथ्रेक्स तो एंथ्रेक्स बीमारी जो है आपका वो बैक्टीरिया से होता है। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपको बताने में, तो कोई बात नहीं। एंथ्रेक्स जनरली जो है ना जानवरों में बीमारी होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। चलिए, तो जीवाणु से एंथ्रेक्स होगा, हैजा होगा कॉलरा, क्षय रोग, टीबी, काली खांसी, whooping कफ, डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड। और विषाणुओं से होने वाला है, इसका कोड बताते हैं ना, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, फिर टाइफाइड और टीबी। उसके बाद पी से प्लेग, सी से कॉलरा, PC, और whooping को तो पर्टुसिस कहते हैं। और यहाँ पे जैसे एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स को जोड़ दिए। जैसे L से लेप्रोसी है, फिर G से गोनोरिया है, S से सिफिलिस है, T से ट्रैकोमा है ना, GST है लास्ट में ये। ठीक है, PCL है यहाँ पर। और इस तरह से ये जीवाणु वाला कोड है। और विषाणु वाला कोड था AIDS, ऐसे एड्स, इन्फ्लुएंजा, और D से था आपका डेंगू। ठीक है, और S से स्मॉल पॉक्स, C से चिकन पॉक्स, P से पोलियो, और M से था आपका मीजल्स। ठीक है, और फिर एक था HM, तो H था हर्पिस, M से मेनिंजाइटिस। ठीक है, और R से था रेबीज, HMR। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो बीमारी सब था उसका नाम आपको कोड में आपको बताए थे, आपको याद रखने का। चलिए, यहाँ भी दिया है, देखिए बड़ी माता है, रेबीज है, एड्स, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, खसरा है, पोलियो है, ये सब क्या है, ये सब विषाणु से होने वाला बीमारी है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, इस इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, विषाणु माने वायरस से होगी आपको।
जब पढ़ा तो उसी टाइम बताया थे कि विषाणु से होने वाली बीमारी को पूछता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पूछा जाता है। तो विषाणु से होने वाली बीमारी देखिए, आप खसरा मीजल्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये वायरस से होता है। बाकी टाइफाइड, टीबी या डिप्थीरिया, देखिए डीपीटी, टीटी, यहीं से ये कोड से बनी है, ये जीवाणु से होने वाला बीमारी। खसरा मैंने फिर ये देखिए मीजल्स के बारे में आ गया, किसकी वजह से होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु से कौन होगा? खसरा। देखिए सिफिलिस और गोनोरिया से भी होता है, आपको बैक्टीरियल डिजीज है। बेरी बेरी तो आपको बता दिए, B1 थायमिन विटामिन वाला रोग। एंथ्रेक्स एक प्रकार का रोग है जो किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। बैसिलियस एंथ्रेसिस ये पशुओं में होता है, देखिए मानव भी होता है, पशुओं में होता है। इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण है? तो श्वसन तंत्र जो है ये बेसिकली वायु प्रदूषण से होगा। किससे होगा? वायु प्रदूषण। तो प्रमुख वायु प्रदूषण कौन कौन है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनियम अमोनिया है, तंबाकू का धुआं है, एरोसोल है, ये सब वायु प्रदूषण। अब सल्फर डाइऑक्साइड से देखिए दमा, खांसी, फेफड़ा का रोग होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड से फेफड़े का कैंसर होगा। सीसा से तंत्रिका तंत्र का रोग होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वसन रोग होगा। अब प्रदूषण किसको कहते हैं? तो वायु प्रदूषण कह लीजिए कि वायु में अवांछित तत्वों के मिलने को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अवांछित तत्व क्या? विषाक्त कण, विषाक्त पदार्थों को मिलने। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो सामान्य जुकाम माने कॉमन कोल्ड फैलती है। निमोनिया ये भी फैलती है। टीबी ये भी फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीज है। और कॉलरा, हैजा जिसको कहते हैं, ये जो है नहीं फैलते। ठीक है, जबकि हैजा दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ से मक्खियों द्वारा फैलता है। हैजा रोग का कारण विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु है। उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी हैजा रोग के प्रमुख लक्षण है। तो वायु के माध्यम से ये नहीं फैलता है हैजा। ये भी इन्फेक्शियस है लेकिन वायु के माध्यम से नहीं फैलता, क्योंकि वायु यहाँ पूछा है इसलिए। तो उसका कॉलरा आंसर होगा। स्वाइन फ्लू, चलिए नाम आ ही गया। इनमें से किस वजह से फैलता है? तो ये आप बता दें, वायरस के कारण फैलेगा, है ना, स्वाइन फ्लू। और उस वायरस का नाम है H1, सॉरी, हाँ H1N1। ठीक है, आएगा आएगा H5N1, है ना, जो बर्ड फ्लू का आएगा। चलिए वो भी अंदर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए स्वाइन फ्लू एक तेज संक्रामक रोग है जो एक विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको H1N1 कहते हैं, के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण सुअर जैसा जीव है। और इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं जैसे ओसल्टामिविर, टॉमी फ्लू या जेनीमिविर से होता है इसका इलाज। ठीक है, चलिए। क्षय रोग, टीबी किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु से इसका फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है। पेप्टिक अल्सर, इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो पेप्टिक अल्सर आपको बताया था, जिसको अल्सर बीमारी भी कहते हैं। ठीक है। और यह जो है पेट में बेसिकली आंत में जो है जख्म होता है, उससे होता है। तो यह जो है अल्सर जो है बेसिकली ये पेट में जख्म होने को कहते हैं। और ये होता है, देखिए यहाँ पर पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की वजह से होता है। किससे होता है? पेप्टिक अल्सर जीवाणु से। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो पेट के भीतरी हिस्से के परत में होता है। भोजन नली में छोटी आंतें विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है। यह दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो एड्स HIV से होता है, सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये भी सही है। टीबी माइकोबैक्टीरियम से होता है, ये भी सही है। हैजा इन्फ्लुएंजा से होता है, ये गलत है। ठीक है, हैजा जो है यानी कॉलरा जो है विब्रियो कॉलरी से होता है। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ये दोनों अलग अलग बीमारी है। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो घेंघा जो है क्या है? नेत्र रोग नहीं है, ये गला का रोग है। ठीक है। बाकी मोतियाबिंद तो जान ही रहे हैं, अभी पढ़े थे ऊपर, है ना, UVB मैंने अल्ट्रावायलेट भी का अगर अवशोषण होगा करने के बाद तो मोतियाबिंद हो जाता है। ये मोतियाबिंद कहते हैं आंख का जो रेटिना है उसमें पर्दा आ जाना, उसको मोतियाबिंद कहते हैं। आंखों का सूजना, ग्लूकोमा भी आंखों का ही रोग है। नेक्स्ट, निद्रावता लोग मैंने स्लीपिंग सिकनेस में से किसके कारण होती है? तो सीसी मक ये आपको बताए थे। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये एक जो है कैसा बीमारी है? ये प्रोटोजोअल बीमारी, ठीक है, बना प्रोटोजोआ से होता है। और इस प्रोटोजोआ का नाम है क्या? ट्रिपेनोसोमाइसिस, है ना, ट्रिपेनोसोमा से होता है। प्रोटोजोआ परजीवी देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। सीसी मक्खी काटने से ये फैलता है। ये मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु माने वायरस से नहीं होता है। तो डेंगू, डेंगू वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड एड्स वायरस से होता है। देखिए हैजा कॉलरा बताएं आपको, ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। विब्रियो कॉलरी जीवाणु का नाम है। हाइपरमेट्रोपिया, आंख का बीमारी, जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट बिंदु खाली स्थान से दूर होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें है मसला ये कि जो एक व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का जो आंख का देखने की क्षमता है मिनिमम, वो 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इस दोष में क्या होता है, दूर का वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है दूर, लेकिन पास का वस्तु दिखाई नहीं देगा। इस दोष के कारण पास के वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर उसके कहाँ बनता है, पीछे बनता है, हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर रहना है। तो सामान्य निकट बिंदु जो हम लोग का दृष्टि बिंदु है, जहां पर हम आसपास देख पाते हैं, हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर का दूरी है, जहां पर हम किसी वस्तु को आसपास देख पाते हैं, उससे नजदीक आएगा तो हम जो है वो क्या धुंधला दिखाई दे, भले हम एडजस्ट करके देख सकते हैं लेकिन वो धुंधला दिखाई देने लगेगा नॉर्मली, बगैर ताकत लगाए। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर के बाद जो है उससे अगर बढ़ जाएगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष कहलाएगा। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस, अभी सारे लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। बर्ड फ्लू, देखिए नाम आ गया, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू का कारण होता है H5N1, आपको बताए थे। ठीक है, यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है। यह मुख्यतः पक्षी प्रजातियों में होता है, इसलिए स्वाइन फ्लू और बेसिकली चिकन में से फैलता है। और जब भी स्वाइन फ्लू आता है तो देखिएगा अब चिकन जो है सस्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ होता है, टेटनस जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, लेकिन खसरा जो है किससे होता है, मीजल्स, ये वायरस से होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर बी हो गया। एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये गलत है। ठीक है, ये सब बीमारी का इलाज करने के लिए ही आता है, तो इसका प्रभाव कैसे होगा? ठीक है, चलिए, तो इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? अब विषाणु कौन नहीं है? इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है, तो तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। और चेचक मतलब पॉक्स, स्मॉल पॉक्स कह लीजिए इसको, ये वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार, ठीक है, कालाजार नामक रोग होता है? ठीक है, तो देखिए कालाजार जो है आपको बताया था, ये किसके कारण होता है कालाजार? कालाजार होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? चलिए, प्रोटोजोआ के कारण होता है, सॉरी, अच्छा इधर खिसक गया था। चलिए कोई नहीं। देखिए परजीवी से होने वाले 5 बीमारी, कालाजार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी मैंने स्लीपिंग सिकनेस, जो भी देखिए ऊपर, अपेचिस इन्हें डायरिया, ये जो है परजीवी से होता है, इसको तो याद रख लीजिए। ठीक है, ठीक। और जीवाणु से होने वाली बीमारी है, वायरस वाला बताया, फंजाई अभी नहीं आया है, फंजाई वाला देख लीजिए, दमा है, खाज है, गंजापन है, दाद है, रेतली फोट है, ये तो 5 गो इसमें भी बीमारी है, ये भी आपको याद रख लीजिए। चलिए, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, तो इसका उत्पत्ति कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन। ठीक है, इसमें कालाजार जो है, कालाजार लिस्मेनियासिस का सबसे गंभीर रूप है। यह लिस्मेनिया डोनोवेनी नामक परजीवी के काटने से होता है, जिसका उत्पत्ति अधोमुखी युग्मक विखंडन के होती है। कालाजार इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमित करता है, मतलब वही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को जो है क्या करेगा, प्रभावित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो फिर जीवाणु माने बैक्टीरिया से हो गई, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कौन है? तो टाइफाइड है। ठीक है, डीपीटी और टीटी। नेक्स्ट आइए, हरित स्थान की कमी से की वजह से क्वासियोरकर नामक विकार होता है। क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, किससे होता है? प्रोटीन की कमी से, मेरास्मस और क्वासियोरकर। जब ये प्रोटीन वाला पार्ट पढ़ाएंगे J1 तो उसमें ये आएगा। एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो एडिस इजिप्टी अभी बताए थे आपको, डेंगू का वाहक है। इसमें डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और जीका बुखार, इन सब का जो वाहक कौन है? एडिस इजिप्टी मच्छर। ठीक है,
HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो सकता है। तो HIV का इलाज नहीं होगा तो क्या होगा? एड्स होगा। और अपना प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होगा। ठीक है। और वो अंत में हमारा मौत का कारण बनेगा। चलिए, HIV का पूरा नाम यहाँ आ गया, देख लीजिए। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV पूर्ण रूप। एड्स का पूर्ण रूप यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है ना? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? हे बुखार होता है, अच्छा सॉरी, हे बुखार। ये होता है डी, परागकण के कारण। ठीक है, पॉलिनेशन के कारण, पोलन गिरने के कारण। ठीक है। हे बुखार को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। इस बीमारी में सर्दी जुकाम लक्षण पाया जाता है, आंखों में खुजली होता है, छींक होता है, साइनस हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है बड़ी माता, माने स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, बड़ी माता, है ना? ये टीके का आविष्कार किसने किया? तो कौन किया? ये एडवर्ड जेनर साहब ने किया है 1796 में। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है वैज्ञानिक है जो नाम, जैसे डी रदरफोर्ड, तो ये जो है परमाणु विखंडन या परमाणु में नाभिक का खोज किया है इन्होंने। ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियस का। लुई पास्चर रेबिस का टीका और पाश्चरीकरण विधि का खोज किया है, दूध का। और जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज करने वाला है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार नामक रोग का कारण है? तो अभी पता है, लिस्मैनिया डोनोवेनी। ये किसका कारण है? ये काला जार का कारण है। ठीक है। प्रोटोजोआ से होता है ये बीमारी। परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुले एंडोथेलियल प्रणाली को संक्रमित करता है। हृदय में अस्थि मज्जा, तिल्ली और यकृत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो यह है मलेरिया का। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाली कौन है? मलेरिया है। मैंने इसके अलावा और भी है, जैसे अभी ऊपर पढ़े थे। ठीक है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब जो है मच्छर से फैलता है। लेकिन अगर ये वो सब रहेगा तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो माइक्रोबैक्टीरियम। ओह सॉरी, माइक्रोबैक्टीरियम सॉरी, तो बैक्टीरिया का नाम। परजीवी है उसका प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट है, प्रसातक है ना, ट्रैंक्विलाइजर। तो मान्यता है इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? मतलब शांत रहने के लिए, ट्रैंक तो चिंता, ये जो है ना स्ट्रेस के लिए दिया जाता है ये। ठीक है, या डिप्रेशन के लिए। मुख्य जो है ट्रैंक्विलाइजर का नाम है, देखे, बेंजोडाइजापीन, डाइजेपाम, नाइट्रोजेपाम और क्लोरोप्रोमेजीन। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, दाद या रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो ये आपको बताए थे, कवक से होता है, फंगल डिजीज है ये। ठीक है, हर बीमारी का धीरे धीरे आ जाएगा नाम, टेंशन नहीं। जैसे कवक का दाद, गंजापन, दमा, एसिड फूड और खाज, ये सब जो है इसका है, कवक का बीमारी। ठीक है। तो अभी हम लोग खाज के बारे में देखें। ठीक है, खाज, दांत जो है रिंग वर्म, और खाज जो है इसके बीच को कहते हैं। ठीक है, गंजापन, बार्डनेस, दमा, अस्थमा, लिटफुट, हाथी पाँव। चलिए, बाकी बीमारी के बारे में बता चुके हैं, अब देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो कौन है? फफूंदी, यहाँ लिख दिया। फफूंदी किसको कहते हैं? कवक को कहते हैं, फंजाई को। निम्नलिखित में से गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है जो संक्रमणकारी नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है, वो कौन है? बीपी। बीपी, उच्च रक्तचाप या शुगर। ठीक है। चलिए, जो बीमारी नहीं फैलता है वो नॉन इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? फिर से दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। ये एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ऊपर आपको बताएं। चलिए, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित रोगी जो नेत्रदान कर सकते हैं। बाकी जो वायरल डिजीज वाला है वो सब नहीं कर सकते, इन्फेक्शियस डिजीज वाला। दंत क्षय, डेंटल कैरीज का अर्थ है, तो इसमें दांतों का सड़ना इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वहां पर मुख्य रूप से बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। और इसको दंत क्षय को रोकने के लिए जो है ना, ब्रश और पेस्ट करने का जो है क्या किया जाता है, सलाह दिया जाता है। ये आपको एसिड बेस वाला चैप्टर में बताएं। ठीक है, दांतों का क्षय क्यों होता है। और एसिड बेस वाले चैप्टर में है एसिड बेस का दैनिक जीवन में महत्व, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा महत्व क्या है एसिड बेस का, उस टॉपिक से नाम से वीडियो जो है अपलोडेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो डिप्थीरिया जो है क्या है? वो जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है?
तो विषाणु से कौन होगा? विषाणु देखिए छोटा, छोटे चचा। ठीक है। चलिए, ट्रिपल वैक्सीन टीका जैसे इम्यूनाइजेशन नवजात शिशुओं में निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो ट्रिपल जो वैक्सीन था वो DPT को कहा जाता है, डिप्थीरिया, परtussis और टेटनस वाले। ठीक है। तो परtussis कहते हैं मेरे ख्याल से। डिप्थीरिया देखिए कहाँ है और टेटनस कहाँ है ना? काली खांसी को कहते हैं। ठीक है, इसका बी आंसर होगा। है ना? परtussis किसको कहते हैं? काली खांसी। देखिए, यह टीका जो 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है, यह टीका शिशु को 3 जानलेवा बीमारियों से बचाने में काम करता है, डिप्थीरिया, परtussis और काली खांसी। परtussis को ही काली खांसी कहते हैं। डिप्थीरिया वैक्सीन में पी का मतलब है परtussis मैंने काली खांसी। डीपीटी का उपयोग किसके रोकथाम के लिए होता है? यहाँ देख लीजिए उपरोक्त सभी। सॉरी, डिप्थीरिया हो गई यहाँ तो। ठीक है, क्षय रोग के लिए तो BCG टीका लगाया जाता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो फिर ये क्या हो जाएगा? या टाइफाइड नहीं है, क्या डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जो है ट्रिपल वैक्सीन जो है जिसको कहते हैं, उसके द्वारा वो प्रतिरक्षित है। काली खांसी को क्या कहा जाता है? तो काली खांसी को परटूसिस भी कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो यह करता है आंख का। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख का डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर कौन कौन किसको क्या कहते हैं ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पढ़ लेना है। जैसे पेट से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए, और हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हार्ट का डॉक्टर होता है उसको पेडिट्रिशियन शायद कहते हैं, याद नहीं आ रहा। तो त्वचा वाला को डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी संक्रामक नहीं है? तो संक्रामक कौन सा नहीं? इन्फ्लुएंजा है, गठिया नहीं है इसमें। ठीक है, गठिया जो है जोड़ों के दर्द का बीमारी होता है, ये संक्रामक नहीं है, बाकी सब संक्रामक है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, माने जो संचरण नॉन कम्युनिकेबल है, माने इन्फेक्शियस नहीं है? तो वो कौन है? वो मधुमेह नहीं है ना, शुगर वाला बीमारी जो है असंचरणीय। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू माने रैट फ्ली से संक्रमित होता है? रैट फ्ली से कौन संक्रमित होता है? कौन होता है? तो ऑप्शन में है देखिए रोहिणी, माने डिप्थीरिया। देखिए, डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहते हैं। कॉलरा, प्लेग और मलेरिया। तो प्लेग जो है वो कहता है चूहा से फैलता है। ठीक है, उसके फैलने का मेन कारण ही कृंतक में रोडेंट्स में खास करके चूहा है प्लेग का। चलिए, इबोला देखिए नए हमारे आगे इबोला वायरस। तो इबोला वायरस जो होता है, और यह जो पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। ठीक है, यह वायरस जनित रोग है जो वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार पाया गया। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास के गांव में किया गया था, इसलिए इसका नाम इबोला पड़ा। और इबोला एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज के संक्रमण आने से फैलता है। इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कोलेरा, बुखार, मांसपेशी में दर्द इत्यादि ये सब इसका लक्षण ये सब होता है। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो ये हृदय रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, एंजियोप्लास्टी। अब ये एंजियोप्लास्टी क्या है? तो एंजियोप्लास्टी में एक वैलून कैथेटर की सहायता से अवरुद्ध धमनियों को खोलकर हृदय में समान रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। क्लियर है? मतलब हमारे जो है हृदय है, उसमें जो है ब्लड सप्लाई के बहुत सा जो है धमनी यहाँ पर, आर्टरी यहाँ पर घूम रहा है, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है ब्लॉक हो जाता है, तो उस ब्लॉक को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हो सकती है? तो इस रोग से जो है वह जो है हैजा, कोलेरा का शिकार हो सकती है। ठीक है, प्रदूषित खाना या पानी पीने से हैजा जनरली होता है। चलिए, नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, तो वो क्या है? मादा एनोफिलिस मच्छर। चलिए, इसका उपचार देखिए कौन कौन सा होता है। कुनैन, पेलोड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, ये सब उसका दवा का नाम है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु से कौन होता है? एड्स रोग है यहाँ पर। ठीक है। चलिए, एड्स का विषाणु शरीर में खाली स्थान को नष्ट करता है, किसको करता है? ये करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। और अगर ब्लड का तो WBC करेगा, WBC में ही प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करने का जो है क्या होता है, एंटीबॉडी तैयार करने का पावर होता है। WBC में भी जो है कौन होता है WBC में? आपको बताए थे लिम्फोसाइट। ठीक है, जब संयोजक तक पढ़ा रहे थे तो उसमें ब्लड के बारे में बताए, तो उसमें ये सब बताए।
HIV के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है? ठीक है, तो ये मच्छर के काटने से फैलने की संभावना नहीं है। चलिए नेक्स्ट। खलिस्तान एक यौन शोषण जानलेवा बीमारी है, तो एड्स है। पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया किससे संबंधित है ये? तो ये लीवर से संबंधित है। ठीक है, पीलिया में या हेपेटाइटिस कहते हैं इसको, ये पीलिया यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख में पीत वर्णक माने पीला हो जाता है, कलर जो है पीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पीलिया एक बीमारी है, किसका? लीवर। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता खाली स्थान का लक्षण है। किसका लक्षण है? गठिया, जोड़ों में दर्द का। ठीक है, बढ़ जाने के कारण यूरिक अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जोड़ों, कंडरा और आसपास के ऊतक को जमा हो जाता है, ऐसे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसको गठिया रोग कहते हैं। गठिया बीमारी है जो खालिस्तान को प्रभावित करता है, तो किसको करता है? ये जोड़ को। जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोगाणुवाहक, पैथोजन कहते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो कौन नहीं? इन्फ्लुएंजा नहीं है। बाकी सब एमीबियोसिस, हैजा, हेपेटाइटिस है, ये सब जो है खाद्य जनित रोग है। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? तो मधुमेह जो है यह इंसुलिन के कम स्राव का परिणाम है। ठीक है, अब मधुमेह सामान्यतः कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। मधुमेह या अग्न्याशय से संबंधित रोग है। और अग्न्याशय माने पेनक्रियाज, इंसुलिन के कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है। इंसुलिन दो प्रकार का कार्य करता है। पहला, भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर जंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। दूसरा, इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसके अल्प स्राव से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और ये शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए। निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये ग्लूकोज के कारण होता है। क्लियर है, इसलिए जो है ग्लूकोज लेना बंद करना होता है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? मधुमेह नहीं है ना? शुगर, जिसको डायबिटीज कहते हैं, ये नहीं। जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से डर जो होता है उसको कहते हैं रेबीज, है ना? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जल से डर को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। और ये रेबीज में होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, या भेड़िया या लोमड़ी के काटने से होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, वही उसमें प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताए थे ऊपर, कुआसी और है ना? यहाँ पर ये भी एक चीज ध्यान रखिए। देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन होता है? क्वासी और रासमस। आप प्रोटीन शब्द सबसे पहले कौन दिया? जे बर्जे, ये 1838 में दिया है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से कौन होगा? क्वासियोरकर होगा। अगर स्थान की कमी से की वजह से क्वासियोरकर नामक विकार होता है, तो प्रोटीन की कमी से। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो क्वासियोरकर कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव और जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।